नमस्ते। चलिए आज समझते हैं उस एक किताब को जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी की बुनियाद है, भारत का संविधान। आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये रूल बुक बना कैसे? तो सवाल यही है कि इतनी बड़ी और इतनी विविधता वाली आबादी के लिए एक नियम पुस्तिका कैसे लिखी जाए। देखिए, ये सिर्फ कानूनों का एक पुलिंदा नहीं है। ये भारत का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है, एक नए राष्ट्र की आत्मा है। तो किसी भी ब्लूप्रिंट का सबसे पहला काम क्या होता है? ये तय करना कि ढांचा क्या है, मतलब ये देश है क्या, इसकी सरहदें कहाँ तक हैं और सबसे जरूरी, यहाँ का नागरिक कौन है। संविधान की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है और ये लाइन बहुत कुछ कहती है। पहली बात, देश के 2 नाम, इंडिया और भारत। और दूसरी, उससे भी जरूरी बात, ये राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि भारत राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है, बल्कि एक अविनाशी संघ है। मतलब कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकता। देश की एकता की ये सबसे बड़ी गारंटी है। और देखिए, ये ब्लूप्रिंट केंद्र को कितनी ताकत देता है। संसद चाहे तो किसी भी राज्य का नक्शा बदल सकती है, नाम बदल सकती है या नए राज्य बना सकती है, जैसा तेलंगाना या उत्तराखंड के मामले में हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रक्रिया में राज्य की राय सिर्फ एक सलाह है, उसे मानना या ना मानना पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। अब जरा उस दौर को याद कीजिए। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग सरहद के इस पार से उस पार जा रहे थे। ऐसे में ये तय करना कि आखिर भारतीय है कौन, ये एक बहुत बड़ा और संवेदनशील सवाल था। संविधान के भाग 2 ने उस वक्त इसी मुश्किल सवाल का जवाब दिया। लेकिन संविधान बनाने वाले जानते थे कि भविष्य की जरूरतें बदलेंगी। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 11 के जरिए नागरिकता पर कानून बनाने की सारी शक्ति संसद को सौंप दी। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 का नागरिकता अधिनियम बना, जो आज तक इस मामले में सबसे अहम कानून है। चलिए अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो सीधे आम इंसान से जुड़ा है, मौलिक अधिकार। ये वो ढाल है जो हर नागरिक को सरकार की बेहिसाब ताकत से बचाती है। कुल 6 मौलिक अधिकार। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये सरकार का कोई तोहफा या सुझाव नहीं है, ये कानूनी गारंटी है। अगर सरकार इन्हें छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये हमारी आज़ादी की बुनियाद है, चाहे वो कानून के सामने बराबरी का हक हो, अपनी बात कहने की आज़ादी हो, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो या अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार हो, ये सब इसी ढाल का हिस्सा हैं। लेकिन इन सब में से एक, अनुच्छेद 21, को अक्सर सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, जीवन का अधिकार। सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, पर हमारी अदालतों ने इसकी ऐसी व्याख्या की है कि इसमें निजता का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार और यहाँ तक कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल हो गया है। वाकई एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी गई है। अच्छा, अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई उन्हें लागू ही न करे तो? यहीं पर आता है अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। ये खुद एक अधिकार है जो ये गारंटी देता है कि अगर आपके बाकी मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये इन अधिकारों की गारंटी की भी गारंटी है। तो अगर मौलिक अधिकार वो बातें हैं जो सरकार नहीं कर सकती, तो ब्लूप्रिंट का अगला हिस्सा ये बताता है कि एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए। इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। मौलिक अधिकार लीगली एनफोर्सेबल हैं, मतलब आप उन्हें लेकर कोर्ट जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं नीति निदेशक तत्व। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है, एक टू डू लिस्ट जो बताती है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं, पर देश की दिशा तय करते हैं। और देखिए, ये ब्लूप्रिंट सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, ये जिम्मेदारियों की भी बात करता है। 1976 में इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये एक तरह से हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ सरकार का काम नहीं, इसमें हर नागरिक की अपनी भूमिका है। तो ठीक है, अब हमारे पास जमीन है, लोग हैं और उनके अधिकार कर्तव्य भी हैं। पर देश का ये जहाज असल में चलता कैसे है? सरकार का इंजन क्या है और ये काम कैसे करता है? आइए अब इसे समझते हैं। देश को चलाने वाली जो सबसे बड़ी मशीनरी है वो है संसद। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा है,
लेकिन नहीं, इसके 3 हिस्से हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी विधेयक या बिल राष्ट्रपति की मुहर के बिना कानून बन ही नहीं सकता। ये जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलकर एक शानदार संतुलन बनाते हैं। लोकसभा सीधे जनता की आवाज है, तो राज्यसभा राज्यों की। एक तरह से ये एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, ताकि कोई भी कानून बिना सोचे समझे जल्दबाजी में पास ना हो जाए। तो इस पूरे सिस्टम के सबसे ऊंचे पद पर हैं राष्ट्रपति, राष्ट्र के प्रमुख। सरकार के सारे काम उन्हीं के नाम पर होते हैं। लेकिन असल कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होती है। और यहीं पर संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत आता है, सामूहिक जिम्मेदारी। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार एक टीम है। वो अपने हर काम के लिए सीधे जनता के चुने हुए सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो दे तो सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब सब एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। जरा सोचिए, ये ब्लूप्रिंट 1950 में तैयार हुआ था। इतने दशकों में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर भी ये संविधान आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये एक पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज साबित हुआ है, जो समय के साथ बदला है, विकसित हुआ है। तो असली सवाल ये है, भविष्य की नई चुनौतियों के लिए भारत का ये ब्लूप्रिंट खुद को और कैसे ढालेगा? इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।